गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आप लोग कैसे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज की क्लास में छोटू आपको मिलने वाला है शब्द विचार की टॉपिक। ओके, जैसा कि आप कल की क्लास में जो है ना संधि को प्रैक्टिस किए थे, संधि का कल प्रैक्टिस क्लास था, दैट मीन्स महामैराथन क्लास, जिसको कल आप एंड किए थे ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा छोटू शब्द विचार आएगा। शब्द विचार, ओके, दैट मीन्स शब्द किसे कहते हैं। और शब्द विचार का मतलब होता है कि शब्द के अंदर जितना भी टॉपिक का स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे, शब्द विचार। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया था, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। वर्ण विचार के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वर्ण का स्टडी किए, उसके अंदर हम लोग संधि पढ़े, संधि विच्छेद पढ़े, तो वर्ण विचार के टॉपिक एंड हो गए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आया है शब्द विचार। यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दों की चर्चा करेंगे कि शब्द कहते किसको हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि शब्द विचार किसको कहते हैं, हम व्याकरण के टॉपिक में एंड क्यों होंगे। शब्द विचार किसको कहते हैं, क्या आप लोग को याद है जी? अगर याद है तो बताइए। कहता है कि जिस व्याकरण के अंतर्गत हम शब्दों की परिभाषा, उसके भेद, उसके शुद्धता का अध्ययन करते हैं, शब्द विचार कहलाता है। दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि हम यहाँ पे शब्द का परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक ना, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, किस किस दृष्टि से बांटा गया, ठीक ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कौन सा शब्द शुद्ध लिखाता है और कौन सा शब्द अशुद्ध। शब्द कहते किसको हैं, ऐसी बात नहीं छोटू, हम कुछ भी लिख देंगे वो शब्द कहलाएगा। जब तक उसका सार्थक मेल नहीं होगा, उसका एक खास अर्थ नहीं निकलेगा, वो शब्द की श्रेणी में नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आप डिफाइन करो, बढ़िया। कहता है शब्द किसको कहते हैं, तो कहा जाता है छोटू कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, सुन पा रहे हैं क्या? शब्द किसको कहते हैं, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है छोटू सार्थक। सार्थक जिसका एक खास अर्थ होता है उसी को सार्थक कहते हैं। आप कुछ भी जोड़ दीजिएगा तो एक शब्द का निर्माण नहीं हो जाएगा, वो एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। चलिए, जैसा कि दिखाया गया है कि का प्लस ला प्लस म से क्या बनाया है, कलम। देखिए वर्णों या ध्वनियों के सार्थक में, देखिए का एक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है ना जी, ला एक व्यंजन वर्ण है, मा एक व्यंजन वर्ण, इसमें स्वर जो है ना जोड़ के लिखा गया है। चलिए, अब कलम बना तो कलम एक खास वस्तु होता है। जब आप दुकानदार के पास जाइएगा, बोलिएगा कि सर हमें एक पेन दे दीजिए, एक कलम दे दीजिए, तो वो जो है ना अच्छे तरीके से, दैट मीन्स बहुत जल्द है ना ला के देने की कोशिश करेंगे ना। इसका मतलब है कि वो समझ जाएंगे कि हाँ कलम एक वस्तु होती है जो कि लिखने की वस्तु होती है। अच्छा, उसी प्रकार देखिए का प्लस मा प्लस ला से बनाया है कमल। कमल या तो किसी इंसान का नाम होता है या तो कमल का एक फूल होता है ना। तो अगर किसी को कमल का नाम लीजिएगा तो वो कहेगा अच्छा एक मेरा दोस्त भी है जो कमल है। आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? अगर हम इसी प्रकार का एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटू कि का प्लस ला प्लस का प्लस मा, इससे क्या बनेगा जी, लक्कम बनेगा। ला प्लस का प्लस मा से क्या बनेगा, लक्कम बनेगा। अब बताइए वर्णों या ध्वनि का ये भी तो मेल है, बट कैसा मेल है, सार्थक की निरर्थक, ऐसा हम कह सकते नहीं है। अब बताइए किसी के पास लक्कम की चर्चा कीजिएगा तो वो समझ पाएगा। अगर आप अपने दोस्तों के पास ही शेयर करेंगे बात को कि हमें एक लक्कम की जरूरत है, क्या कह रहे यार तू क्या बोलता है, एकदम दिमाग के दही कर दिया है, लक्कम क्या होता है यार, बोल पाएगा कि नहीं? अरे बोलेगा जी। तो छोटू ध्वनियों के सार्थक मेल होगा तो वही उसको शब्द कहेंगे, अन्यथा शब्द उसको कहेंगे नहीं। इसलिए लक्कम कोई शब्द की श्रेणी में आता नहीं है। चलिए, कहा जाता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी छोटा छोटा वर्ण और ध्वनि मिलके शब्द का निर्माण करता है। वर्ण जो है ना, छोटा छोटा वर्ण मिलके सबसे पहले किसका निर्माण करेगा, अक्षर का निर्माण करेगा। जैसे आप जानते हैं कि आधा का में जब आ जुटता है तो पूरा का बनाता है, तो का और ये क्या है छोटू, वर्ण है। तो सबसे छोटा प्रणाली क्या हुआ,
वर्ण हुआ। अब वर्ण जब मिलके बनाएगा का तो ये हुआ क्या, अक्षर। एक क्या हुआ जी, अक्षर। चलिए आगे जब बहुत सारे अक्षर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिल रहा है हमको कोची, का मिल रहा है, ला मिल रहा है, मा मिल रहा है, तो बनाया कोची, कलम। तो ये क्या हुआ, शब्द बनाया। और बहुत सारा जब शब्द मिलेगा तो वाक्य का निर्माण करेगा। कोची का निर्माण करेगा जी, वाक्य के निर्माण करेगा। और बहुत सारा जब वाक्य मिलेगी तो जो है ना कहानी का निर्माण करेगा। और बहुत सारा कहानियां मिलके क्या का निर्माण करेगा, एक बुक का निर्माण कर देगा ना। तो कहा जाता है छोटू की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है, तो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण मिलकर अक्षर का निर्माण करता है, अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करता है, शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करता है, और वाक्य मिलकर कहानियां की निर्माण करते हैं। इसलिए नोट पॉइंट याद रहे, क्वेश्चन कुछ नहीं इसी से रिलेटेड आएगा कि बताइएगा कि शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, क्योंकि वर्ण मिलकर ही अक्षर बनते हैं और अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे आती है छोटू शब्दों के भेद। देखिए छोटू, अलग अलग दृष्टि से शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया, और जो कि बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला। आपको हम अभी बताएंगे और आप कल भुला जाएगा, लेकिन ये वादा करते हैं आपसे, एक प्रॉमिस रखते हैं कि आज शब्द को भेद को भी आपको भूलने नहीं देंगे। अगर संधि के टॉपिक को आपको भूलने नहीं दिए हैं तो इसका भेद भी भूलने नहीं देंगे। खेल खेल में शब्द भी खत्म कर देंगे और आपको समझ में भी आएगी और हमेशा याद रहेगा। ओके, चलिए देखिएगा, करा शब्दों के भेद। कहा छोटू उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। याद रहे, यहां पे फोकस करते हैं हम, किस किस आधार पे शब्दों को बांटा गया। नंबर फर्स्ट छोटू, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। नंबर सेकंड, बनावट। बनावट या तो कह सकते हैं रचना। देखिए कभी कभी बनावट ना बोल के रचना बोल देता। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर थर्ड, रूपांतरण। रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। यही आपका छोटू शब्दों का पाठ रहा। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया, और रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। देखिए कई भाग में बांटा गया, कई दृष्टि से बांटा गया। अब आप कहिएगा कि कैसे याद करेंगे कि किस आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, किस आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, किस आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। तो हाँ फोकस कीजिएगा, कैमरामैन फोकस कीजिए। चलिए उत्पत्ति के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से। उत्पत्ति में के गो वर्ण है, देखिए तो एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो। उत्पत्ति में के वर्ण 4 वर्ण, इसलिए इसको के भागों में 4 भागों में। यहाँ बनावट, बनावट का मतलब ही होता है रचना करना, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना। तो रचना में के वर्ण है जी, एगो, दूगो, 3 गो, 3 भागों में। रचना में के वर्ण है 3 गो, 3 भागों में। रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब रूप होता है। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, रूप। या तो वो लड़का गोरा होगा या तो वो लड़का काला होगा। अरे 2 प्रकार के तो रूपे होता है ना जी। चलिए रूपांतरण, रूप, रूप में के वर्ण हुआ 2 गो, तो इसको कितने भागों में, 2 भागों में। क्या बात समझ में आया, अरे बाबू बात समझ में आया जी। उत्पत्ति में 4 वर्ण है, इसको 4 भागों में। बनावट या तो इसको रचना कहते हैं, रचना में 3 वर्ण, इसलिए इसको 3 भागों में। रूपांतरण का मतलब रूप होता है, इसलिए इसको कितने भागों में, 2 भागों में। क्या समझ में आया, अरे बाबू समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम दूसरा रूल्स की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको समझा के रहेंगे। चाहे इस वीडियो को कोई भी बच्चे देख रहे हैं, 7, 8, 9 के बच्चे देख रहे हैं, 10 के बच्चे देख रहे हैं, 11, 12 के बच्चे देख रहे हैं, कोई भी बच्चे देख रहे हैं, उसको समझ में आएगा तो आएगा। आप भी बोलिएगा क्या पढ़ा दिए सर। चलिए बात आती है छोटू उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता उत्पन्न। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न। वो उत्पन्न कहां हुआ, सपोज दैट आपकी चर्चा हम करते हैं, आप उत्पन्न कहां हुए, देश में कि विदेश में, देश में कि विदेश में। या तो कोई लड़का देश में पैदा हुआ होगा या तो विदेश हुआ होगा। टोटल देशों की संख्या कितनी, 2 तो है जी, एक देश है और एक विदेश है। तो या तो वो देश में पैदा हुआ है होगा या तो विदेश में।
तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया छोटू। नंबर फर्स्ट तत्सम, नंबर सेकेंड तद्भव, नंबर थर्ड देशज और नंबर 4 विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हम बात करते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। कैसे? बोला लड़का उत्पन्न कहां हुआ? तो या तो देश में या तो विदेश में। उत्पन्न कहां हुआ जी? या तो देश में या तो विदेश में। और जहां देशज और विदेशज आएगा वहीं तत्सम और तद्भव आएगा। जहां देशज और विदेशज आएगा वहीं तत्सम और तद्भव आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके, जैसे कि आप 4 दोस्त हैं, आप 4 दोस्त हैं और 2 दोस्त जो है ना, 2 दोस्त आपको कहीं पे चोरी करने में पकड़ा गया। चोरी करने में पकड़ा गया जी। जब चोरी करने में आपका दोस्त 2 दोस्त पकड़ा गया और आप हमेशा 4 दोस्त एक साथ रहते हैं, तो कहेगा ना कि ये 2 चोर नहीं 4 चोर था इसके साथ। इसमें 2 दोस्त नहीं, दैट मीन्स 2 चोर नहीं 4 चोर होगा, क्योंकि चारों दोस्त एक साथ रहता। हम लोग को 2 दोस्त पकड़ा गया है और 2 चोर भाग गया। उसी प्रकार आप याद रखिएगा, जहां देशज और विदेशज आएगा वहां तत्सम और तद्भव जरूर आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है बनावट या रचना की दृष्टि से। दैट मीन्स रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूपांतरण की दृष्टि से दैट मीन्स रूप की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं छोटू। आपको पूरी चर्चा में तो हम डाल दिए हैं बात को, देखिएगा। देख रहे हैं क्या? चलिए, कहता है छोटू उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बात आती है कि तत्सम किसको कहेंगे? इसको आपको पहचानना भी रहता छोटू। दिया गया शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, तो डिफाइन पे फोकस कीजिएगा। कहता है छोटू कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। दम राइडर ट्रिक याद कीजिए, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है और संस्कृत के हिंदी अर्थ को तद्भव कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं और संस्कृत का जब हिंदी अर्थ हो जाएगा ना तो उसको तद्भव कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं गजा माने हाथी होता है, घोटका माने घोड़ा होता है, अश्वा माने घोड़ा होता है, बाका मिस बगुला होता है, भलुका मिस भालू होता है, मीना मिस मछली होता है। जो भी वर्ड बोल दीजिए, ये हुआ संस्कृत का वर्ड, तो ये हुआ तत्सम और ये हुआ इसका हिंदी अर्थ। इसलिए ये हुआ छोटू तद्भव। चलिए, जैसा कि बात करा कि संस्कृत के सीधे हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहा जाता है। संस्कृत के सीधे हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहा जाता है। दैट मीन्स संस्कृत शब्द को ही क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए, पुस्तक संस्कृत वर्ड है, फल संस्कृत वर्ड है, पत्र, कृपा, यात्रा, पथिक, अंक, अग्नि, वायु, ये सब संस्कृत का वर्ड है। ओके, तो कहा जाता है, आपका डिफाइन बोलती है तत्सम किसको कहेंगे? तो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए शब्दों को तत्सम कहा जाता है, अर्थात संस्कृत शब्दों को ही क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। छोटू एक नोट पॉइंट बोलता है, आपको इस पे फोकस कीजिएगा, जिससे आपको डिफाइन न भी याद रहेगा ना तो ये क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है कि ये शब्द तत्सम कैसे है। करा अगर लिखे गए कोई शब्द में आधा कोई अक्षर आए, कितना है जी? आधा, 1/2। अगर लिखे गए कोई शब्द में आधा कोई अक्षर आए तो वह शब्द तत्सम होगा।
वह शब्द कैसा होगा? तत्सम। यानी कोई शब्द आप लिख दीजिए। सपोज दैट हम कृपा लिख देते हैं, सपोज दैट हम कृपा लिखते हैं। कृपा में जो रैप का जो सेंस है ना वो आधा आया, तो कृपा को हम आंख मूंद के बोलेंगे ये तत्सम है, तो है। समझ में आ रहा है? चलिए आप पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक में देखिए बीच वाला अक्षर जो आया वो क्या आया? आधा सा आया। इसको हम आंख मूंद के कहेंगे ये तत्सम है, तो है। तो यही नोट पॉइंट हमको जाहिर करना चाहता है कि अगर लिखे गए कोई शब्द में आधा कोई अक्षर आए तो वह 90% माना जाता है छोटू कि वो तत्सम है। चलिए आगे हम तद्भव को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि किसको तत्सम कहेंगे और किसको तद्भव कहेंगे, क्योंकि दोनों है जो एक जैसा बट लगता है। एक संस्कृत का शब्द तत्सम कहलाता है और उसका हिंदी अर्थ तद्भव कहलाता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। चलिए तद्भव किसको कहेंगे? कहता संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्दों को तद्भव कहा जाता है। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो शब्द बनते हैं उसको तद्भव कहते हैं। यानी क्या कहना है? कहना है कि संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ तद्भव कहलाता है, अर्थात संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ तद्भव कहलाता है। क्या याद होता है जी आप लोग को? कहता संस्कृत से सीधे, संस्कृत से परिवर्तित होकर, चेंज होकर, संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहा जाता है। दैट मीन्स संस्कृत का हिंदी अर्थ ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे तिप्ता, त्रिप्ता इसका संस्कृत होता है, त्रिप्ता माने तिप्ता होता है, आमरा माने आम होता है, सर्पा माने सांप होता है, कर्पूर माने कपूर होता है। और समझ में आ रही है? तो ये सब हिंदी का वर्ड है, इसलिए तद्भव कहलाएगा। नेक्स्ट बोलता है छोटू तत्सम एवं तद्भव पहचानने का नियम। तत्सम एवं तद्भव पहचानने का नियम। तत्सम और तद्भव को पहचानने का कुछ रूल्स भी है। जैसा कि एक रूल्स की चर्चा में किए कि अगर किसी भी शब्द का बीच वाला अक्षर आधा रहेगा तो वो तत्सम होगा, और जब आपको कुछ हिंदी संस्कृत वाला वर्ड याद रहेगा और उसका हिंदी याद रहेगा तो आप तो ऐसा ही पहचान पाइएगा जी कि संस्कृत का शब्द तत्सम होता है और उसका हिंदी अर्थ तद्भव होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नहीं याद रहता, उसके बाद भी हम आपको समझाएंगे, उसके बाद भी आपको हम पहचानने के लिए सिखाएंगे। ओके, देखिए रूल्स, देखिए 4-5 रूल्स की चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिएगा जी मेरे प्यारे बच्चे, तत्सम और तद्भव में अंतर पकड़िएगा। चलिए कह रहा है छोटू नियम नंबर फर्स्ट आपका कि जिस शब्द में छा का प्रयोग हो, जिस शब्द में छा का प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम होता है। जिस शब्द में छा का प्रयोग होता है वह हमेशा तत्सम होता है। और अगर वही छा ये खा या तो छा में बदल जाए, अगर वही छा खा या तो छा में बदल जाए तो वह तद्भव हो जाता है। बात समझ में आया? अगर किसी भी शब्द में आपको ये छा दिख जाता है, ये वाला छा, ठीक ना, तो वो शब्द तत्सम होगा। किसी भी शब्द के बीच वाला अक्षर या तो कोई भी अक्षर जो है ना, किसी भी शब्द में अगर वो छा दिख जाए तो वो आंख मूंद के तत्सम मारिए। और अगर वही छा खा या तो छा में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। जैसा देखिए एग्जांपल में दिखाया गया है, इधर तत्सम लिखा गया है और इस ओर तद्भव लिखा गया है। देखिए क्षीर, क्षीर माने खीर होता है। देखिए यहाँ छा है जो खा में बदल गया, बदल गया है जी, तो छा आएगा तो तत्सम, और ये छा अगर खा या तो चा छा में बदल जाए तो तद्भव हो जाएगा। तो देखिए क्षीर कौन सा शब्द होगा? तत्सम, और छा खा में बदल गया तो खीर हो गया, तो हो गया क्या? तद्भव। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर में देखिए छा आया है, आया है ना जी। चलिए ये अक्षर है जो छा में बदल गया तो बनाया अक्षर। दोनों अक्षर ही है लेकिन ये छा है और ये चा छा वाला छा है, तो इसलिए अक्षर होगा तत्सम है, ये वाला अक्षर होगा तद्भव। परीक्षा, परीक्षा में देखिए छा आया है, छा है जो ये चा छा में बदल गया, तो यहाँ परीक्षा तत्सम होगा, ये परीक्षा तद्भव होगा। साक्षी, साक्षी, अच्छा यहाँ खा में बदला तो साक्षी तत्सम होगा और साखी तद्भव होगा। चलिए अच्छी, अच्छी माने यहाँ पे आंख दिखाया गया, छा है जो खा में बदला तो अच्छी तत्सम होगा और आंख तद्भव होगा। क्षेत्र, क्षेत्र छह बदलेगा खा में तो क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत होता है तो क्षेत्र हुआ तत्सम और खेत हुआ तद्भव। दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण मीन्स दाहिना, तो देखिए दक्षिण जो है तत्सम हुआ और दाहिना हुआ तद्भव। मच्छिका माने मक्खी होता है, छा देखिए खा में बदल गया तो मच्छा यहाँ पे आया इसलिए तत्सम, और ये मक्खी हो गया आपको क्या? तद्भव। क्या ये रूल समझ में आया आपको?
अरे बाबू, दूध पीने वाला बच्चा भी ये सब रूल सीख के जाएगा। कहाँ बैठे थे आप भी सोच पाएंगे कि वाह कैसा हिंदी के टीचर मिले हैं, क्या क्या वर्ड को भी समझा के रख देते हैं। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? तत्सम और तद्भव आपको समझ में आया? एक बार और रिपीट कर लीजिए। जिस शब्द में जो है ना आपको छ का सेंस दिखेगा, ठीक है ना, तलबी सा वाला छ, तो हम उसको कहेंगे कि वो तत्सम होगा। और अगर वो छ खा या तो छ में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। ओके, चलिए रूल्स नंबर सेकंड की चर्चा करते हैं। रूल्स नंबर सेकंड देखिएगा छुट्टू। चलिए देखिएगा, बोर्ड है छोटू रूल्स नंबर सेकंड कि जिस शब्द में ओवा हो, जिस शब्द में ओवा हो तो वह तत्सम होता है। जिस शब्द में ओवा हो तो वह तत्सम होता है, और ओवा अगर बा में बदल जाए तो वह तद्भव होता है। जिस शब्द में आपको ओवा दिखे तो वो तत्सम होता है, और अगर वो ओवा जो है ना बा में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक तत्सम दिखाया गया है और एक तद्भव दिखाया गया। बनिक बोलता है, बनिक माने बनिया होता है, बनिक माने बनिया। बनिक संस्कृत वर्ड है तो तत्सम है, बनिक का हिंदी बनिया होता है। अगर आपको संस्कृत वाला वर्ड और उसका हिंदी अर्थ ना पता है तो रूल्स की चर्चा कीजिए। जहां भी ओवा दिखेगा ना वो तत्सम होगा, और अगर ओवा जो है बा में बदल जाए तो वो तद्भव होगा। तो यहाँ पे देखिए, बनिक ओवा आया, बरसा ओवा आया, बक बा आया, बर यात्रा बा आया, विवाह बा आया, बानर वो आया, वो आया है कि नहीं। और देखिए बनिक मने बनिया, देखिए बा में बदल गया। बरसा, देखिए बरसात, वर्षा का मतलब बरसात, तो देखिए बा में बदल गया। बाक मने बगुला होता, देखिए बा में बदल गया। बर यात्रा, बर यात्रा, दूल्हा जा रहा है, यानी कहां जा रहा है, बारात जा रहा है। विवाह, विवाह को ब्याह कहते लोग, विवाह को लोग देहाती भाषा में ब्याह कहते हैं ना। तो देखिए वह है जो बा में बदल गया। चलिए बानर मने बंदर होता है, बानर मने बंदर, जान पा रहा है मेरे बंदर लोग। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं छोटू, आपको इसका और एग्जाम्पल होगा आपको देखिएगा। चलिए यहां पे बोला छोटू विद्युत, विद्युत, विद्युत माने बिजली। देखिए यहाँ पे उआ आया है ना, और उआ है जो वा में बदल गया है। यहाँ पे वधु, वधु माने बहु, तो यहाँ पे वधु माने वो आया है, अब बहु में बा आया है। बर, बर मैंने क्या होता है, बर मैंने दूल्हा होता है, बट बर में यहाँ पे देखिए वो आया है तो यहाँ पे होता है बा आया है, आया है ना। मैंने बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर वा लिखते हैं तो वो तत्सम होता है, संस्कृत का वर्ड होती है, और अगर बा लिख देते हैं तो वो तद्भव होता है, जो कि हिंदी का वर्ड हो जाता है। ओके, चलिए रूल्स नंबर थर्ड की चर्चा कीजिए। कहता जिस शब्द में तलबी सा हो तो वह तत्सम, और डंटी सा हो तो वह तद्भव होता। बस समझ में आया? जिस शब्द में भी आपको जो है ना तलबी सा दिख जाए तो वो तत्सम होगा, और अगर यही तलबी सा डंटी सा में बदल जाए तो ये तद्भव हो जाएगा। अगर किसी भी शब्द में आपको तलबी सा दिख जाए तो वो तत्सम होता है, और अगर वही तलबी सा डंटी सा में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। जैसा कि देखिए छोटू एग्जाम्पल की ओर दर्शाया गया है, एक ओर तत्सम लिखा गया है और दूसरी तरफ तद्भव लिखा गया। देखिए श्यामल, यहाँ पे तलबी आ रहा है कि नहीं, आंख मुंड के मारेंगे कि तलबी आया है तत्सम ही होगा, डंटी सा आएगा तद्भव ही होगा। तो श्यामल में कौन सा शब्द है, तो तत्सम है। देखिए श्यामल का सामला बनाया, क्या बनाया, सामला, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव। सबसुर, सबसुर माने ससुर होता है, यहाँ तलबी सा आया है और यहाँ डंटी सा आया, तलबी सा तत्सम हो जाएगा और डंटी सा तद्भव हो जाएगी। दर्शन, दर्शन, देखिए तलबी सा आ रही है और यहाँ लिखा दर्शन, यहाँ डंटी सा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको तत्सम और ये हो जाएगा आपको तद्भव। नेक्स्ट है आदर्श, आदर्श, देखिए यहाँ पे तलबी सा आया इसलिए हो जाएगा तत्सम, ये आरसी लिखा गया ये हो जाएगा तद्भव। चलिए श्वेत, श्वेत में देखिए तलबी सा है, सफेद माने सफेद होता है, तो यहाँ तलबी सा और यहाँ डंटी सा, ये हो जाएगा तत्सम है और ये हो जाएगा तद्भव। आशीष, आशीष में देखिए तलबी सा आया और यहाँ लिखा आशीष, यहाँ पे देखिए डंटी सा आया। श्रावण, श्रावण, श्रा, श्रा, सा का सेंस आ रहा है ना, यहाँ पे श्रावण लिखा है श्रावण, यहाँ पे लिखता है सावन, यहाँ पे तलबी सा का सेंस देगा श्रावण, क्योंकि हाँ जो श्रावण लिखाता है वो आप नहीं लिख सकते तलबी सा से।
चलिए शब्द, शब्द में देखिए छोटू आपको लिखा गया तलबिसा, यहाँ पे शब्द लिखा गया है जो कि डंटिस है। राशि, राशि आप एक गाना सुने है ना, मेरी राशि में बदमाशी लिखल है। अच्छा चलिए राशि, यहाँ पे देखिए छोटू तलबिस आया है और यहाँ पे राशि जो है ना डंटिस आया है। चलिए नेक्स्ट रूल की हम चर्चा करते हैं, रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 देखिएगा जी। चलिए रूल्स नंबर 4 बोलता है आपको छोटू कि जिस शब्द में री या त्रा रहे तो वह तत्सम होता। जिस शब्द में री या तो त्रा रहे, री रहे न तो त्रा रहे तो वह सब तत्सम होता। जिस शब्द में री रहे या तो त्रा रहे तो वो शब्द जो है ना तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम। हम अब भी आपसे पूछने वाले हैं, जितनी भी रूल्स की चर्चा हुआ है कि कब तत्सम होगा और कब तद्भव होगा, आप पूरे जो है ना उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अब भी डालिए कि कब तत्सम कहेंगे। कितने रूल्स? 4 रूल्स, चारों रूल्स को लिखिए कि क्या क्या बताया गया। आपको बताया होगा कि जिस शब्द में आपको छ दिखेगा वो तत्सम होगा, और वो छ अगर खा और छ में बदल जाए तो वो तद्भव होगा। जिस शब्द में अगर वा दिखे तो वो तत्सम होता है, अगर वा बा में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। जिस शब्द में तलाबी सा दिखेगा वो तत्सम होगा, और अगर तलाबी सा डंटिस में बदल जाए तो वो तद्भव होगा। अभी आप हम बता रहे हैं कि जिस शब्द में आपको री दिखे या तो त्रा दिखे तो वो तत्सम होता है। सभी को कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी, किस किस बच्चे का कमेंट आता है, कौन कौन पूरे पूरे वीडियो को जो है ना अचीव कर पा रहे हैं। चलिए छोटू, तो जिस शब्द में री रहेगा या त्रा रहेगा वह तत्सम होता है। तो देखिएगा यहाँ एक तरफ तत्सम लिखा गया है और एक तरफ तद्भव लिखा गया। श्रृंगार, श्रृंगार देखिए री का संसार है ना छोटू। चलिए तो ये तद्भव होगा, सॉरी तत्सम होगा, और श्रृंगार ये क्या हो जाएगा? तद्भव। श्रृंगार। चलिए घृत, घृत यहाँ घृ लिखना चाहिए था, घृत मैंने घी। चलिए घृ, घृ री का संसार है ना, तो री का संसार है, ये घृत मैंने घी होता। देखो उसका हिंदी अर्थ दे रहा तो वो तद्भव हो जाएगा। भ्रातृ भार्या, भ्रातृ भार्या, भ्रातृ माने भैया भाभी, भ्रातृ भार्या, भार्या माने पत्नी। भैया की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं ना जी। तो भ्रातृ री का संसार है इसलिए ये हो जाएगा आपको तत्सम, और भाभी हो जाएगा तद्भव। मृतिका, मृतिका माने मिट्टी होता, मृतिका। चलिए मृतिका री का संसार है इसलिए तत्सम, और ये हो जाएगा तद्भव। घृणा करना यानी थोड़ा सा घिनौना करना, तो ये घृ री का संसार तत्सम, ये घिन हो जाएगा आपको तद्भव। क्या आप बताइएगा कि आपको तत्सम और तद्भव की टॉपिक कैसी लगी? क्या बात समझ में आया या तो नहीं? अगर कोई भी डाउट हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हम जैसे हो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी में आपको बोला गया था नंबर 3 देशज और विदेशज, क्योंकि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम और तद्भव का क्लास चल चुका है, अब चलेगा देशज और विदेशज का। चलिए देशज छोटू 2 शब्दों से मिलकर बना है, देशज 2 शब्दों से मिलकर बना है। देश प्लस जा, देश माने तो देश होता है और जा माने जन्मा होता है, यानी कह सकते हैं जो देश में जन्मा उसको देशज कहते हैं। कहां जन्मा? देश में जन्मा। जो देश में जन्मा उसको देशज कहेंगे। अब विदेशज भी 2 शब्दों से मिलकर बना है जी, विदेशज भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विदेश प्लस जा, और भी इसको भी कहेंगे कि विदेश भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस देश प्लस जा। या विदेश माने विदेश यानी दूसरा देश, जा माने जन्मा यानी जो दूसरे देश में जन्मा उसको विदेशज कहते हैं। यानी बी माने विशेष होता है, और देश माने देश होता है, और जा माने जन्मा होता है। यानी जो विशेष देश में जन्मा, अपना देश में नहीं दूसरे देश में जन्मा, जो दूसरे देश में जन्मा उसको क्या कहेंगे? विदेशज। अगर इसको लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करें छोटू तो कह सकते हैं कि देसी बोलचाल की भाषा को देशज कहा जा सकता है। यानी जिस शब्द का निर्माण, जिस शब्द की उत्पत्ति, जिस शब्द का जन्म हमारे देश में हुआ उसको देशज कहते हैं, और जो शब्द जो है ना विदेश से आए हैं उसको विदेशज कहते हैं। देसी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं, देसी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। यानी जिस शब्द का निर्माण हमारे देश में हुआ उसे देशज कहते हैं। जैसे कबड्डी, कुत्ता, खच्चर, तेंदुआ, नानी, ये सब वगैरह वगैरह है जो देशज का उदाहरण है। कबड्डी,
कुत्ता, खच्चर, तेंदुआ, नाने, ये सब जो शब्द है वो क्या है, देशज है। और आंख मूंद के इसको याद कर लीजिए, आपको यही एग्जाम्पल में मिलेगा कि कबड्डी में कबड्डी कैसा शब्द है, आंख मूंद के मारिएगा देशज। खच्चर कैसा शब्द है, देशज। चलिए, कबड्डी, कुत्ता, खच्चर, तेंदुआ, नानी कैसा शब्द है, देशज। इसमें आपको खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी, खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज। चलिए नेक्स्ट आती है विदेशज, किसको कहेंगे, तो विदेशी बोलचाल, दैट मींस विदेशी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द विदेशज कहलाते हैं। दैट मींस कह सकते हैं छोटू कि जो शब्द अलग देशों से आए, जिस शब्द का निर्माण विदेश से हुआ, यानी जिस शब्द का निर्माण विदेश में हुआ और हमारे देश में आया, तो वैसा शब्द को विदेशज कहा जाता है। विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे, हाँ एक और नोट पॉइंट याद रखिएगा, विदेशज, विदेश, और हमेशा विदेश में जो है ना छोटू अंग्रेजी लैंग्वेज होता है, हमेशा इंग्लिश बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि जो भी शब्द आपको इंग्लिश में दिखेगा ना वो हमेशा विदेशज होगा, अंग्रेजी वाला वर्ड हमेशा विदेशज होगा। जैसे देखिए पेपर, पेपर अंग्रेजी वर्ड है जी, टेबल अंग्रेजी वर्ड है जी, जैसा बोलते हैं जैसा लिख देते हैं। पेपर, टेबल, बुक, डॉक्टर, पेंसिल, सिनेमा, औरत, कलम, अंगूर, अनार, ये शब्द जो है ना विदेशज है आपका। नोट पॉइंट याद रहे, इंग्लिश वाला शब्द हमेशा विदेशज होता है। क्या बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चले छोटू, नेक्स्ट बोलता है आपको कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए, रूढ़ किसको कहेंगे, कहता छोटू जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों को अगर तोड़ भी देंगे ना तो उसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहा जाता है। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो उस शब्द को जो है ना रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिस शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो उस शब्द को रूढ़ कहा जाता है। जैसे राजा, राजा 2 शब्दों से, राज, राज 2 शब्दों से मिलकर बना छोटू, रा प्लस जा। रा प्लस जा कोई अर्थ है जी नहीं, तो यहाँ पे रा का कोई अर्थ निकलता है, नहीं तो जा का, यानी किसका कोई अर्थ नहीं है। कन्या, का प्लस नया, कोई अर्थ नहीं है, ना का से कोई अर्थ निकलता है ना नया से अर्थ निकलता है। चलिए नेक्स्ट आपको बोलता है छोटू यौगिक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए यौगिक शब्द किसको कहेंगे, यौगिक शब्द किसको कहेंगे, तो कहता है जिन शब्दों के प्रत्येक खंड सार्थक हो यौगिक कहलाता है। जिन शब्दों के प्रत्येक खंड सार्थक हो, यानी जिसको जो है ना तोड़ेंगे ना तो एक खास अर्थ निकलता है, उसे यौगिक कहा जाता है। जिन शब्दों को खंडित करने पर एक सार्थक अर्थ निकलता है योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी नोट पॉइंट की चर्चा किया जाए छोटू तो आप बोल सकते हैं कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद होता है यौगिक शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का संधि विच्छेद होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे राजकन्या, राज प्लस कन्या, राज माने राजा, कन्या माने बेटी, यानी राजा की बेटी को कहते हैं राजकन्या। बताइए खास अर्थ निकल रहा है कि नहीं। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, वालय माने घर, यानी बर्फ के घर को क्या कहते हैं, हिमालय। एक खास अर्थ निकल रहा है कि ना, संधि विच्छेद हो रही है कि ना, ऐसा शब्द क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका छोटू योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, कहता जो शब्द अपने साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, वैसा शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज 2 शब्दों से मिलकर बना, पंख प्लस जा। पंख माने कीचड़ होता है और जा माने जन्मा होता है, यानी जो कीचड़ में जन्मता है उसको क्या कहते हैं, कमल। पहले तो वो पंकज था, अपना अर्थ छोड़कर पंकज कोची में कन्वर्ट हो गया, कमल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए कहते हैं वैसा शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर जो है ना विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है योग रूढ़ शब्द कहलाता है। लंबोदर, लंबोदर 2 शब्दों से मिलकर बना, लंब प्लस उदर। लंब माने लंबा, उदर माने पेट, यानी लंबा पेट वाला। तो लंबे पेट वालों को क्या कहते हैं, गणपति, गणेश कहते हैं।
तो देखिए पहले तो ये लंबोदर था, लंबोदर गणेश में कन्वर्ट हो गया, उसको इसलिए क्या कहेंगे, युग रूप। हम इसको अब ये भी कह सकते हैं छोटू, नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी इसको याद रखा जा सकता है कि जिस शब्द का जो है ना पर्यायवाची होता है, जिस शब्द का पर्यायवाची होता है युग रूप शब्द कहलाता है। जिस शब्दों का पर्यायवाची होता है वो क्या कहलाता है, युग रूप शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया। रूपांतरण यानी रूप की दृष्टि से, रूप कैसा, या तो काला होगा या तो गोरा होगा। चलिए तो रूपों की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया, एक विकारी शब्द और एक अविकारी। एक विकारी शब्द और एक अविकारी। कहता छोटू कि विकारी यानी जिनके अनुसार लिंग वचन पुरुष बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी में अभी आ लगा वाला है और आ का मतलब ना होता, यानी जो शब्द है जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं अब विकारी शब्द कहलाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए विकारी शब्द किसको कहते हैं, कहता जो शब्द लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। वैसा शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विकारी शब्द कहलाता है। चलिए कहता है छोटू कि विकारी शब्द को जो है ना चार भागों में बांटा गया। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा ना फिर आएगा संज्ञा का, फिर आएगा सर्वनाम का, फिर आएगा क्रिया, फिर आएगा विशेषण आपको पढ़ना। तब हम कहेंगे, वहां भी आपको बोलेंगे जैसे व्याकरण में बोले थे कि आप संज्ञा कहां से आए थे पढ़ने के लिए, यहां से आए थे पढ़ने के लिए। पहले हम लोग इतना स्टडी कर लिए तो हमको विकारी आके बताया कि यहाँ पे आपको शब्द पढ़ना है, सॉरी संज्ञा पढ़ना, सर्वनाम पढ़ना, विशेषण पढ़ना, क्रिया पढ़ना। ये सब किसका पाठ है, तो विकारी शब्द का पाठ है। विकारी शब्द किसका पाठ है, शब्द का पाठ है। शब्द किसका पाठ है, शब्द विचार का पाठ है। शब्द विचार किसका पाठ है, व्याकरण का पाठ है। बात समझ में आ रही है, कौन कहां से आ रहा है, जो यही सब आपको शुरुआत से देखना चाहिए छोटू। आप लोग किसी का भी वीडियो देखने लगते हैं, अरे देखियो वहीं जिनका सिलेबस कराया गया है, समझ में आया, जिनका कंटेंट लिया गया। चलिए तो कह रहा छोटू विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो आपको न्यू टॉपिक में उभर के आएगा। यहाँ पे हम बस डिफाइन करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट था यहाँ पे अविकारी शब्द, तथा जिनके रूप कभी नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द किसको कहते हैं, वैसा शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है अविकारी शब्द कहलाता है, और जो बदलता है विकारी शब्द कहलाता है। बोल रहा है जिनके रूप कभी नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाता है। अब बताइए छोटू, जो लोग काला लोग हैं वो कितनों साबुन लगाएगा तो क्या गोर हो जाएगा जी, कभी हो पाएगा, कभी नहीं। इसलिए इनका रूप कभी नहीं बदलेगा, इनका रूप कभी नहीं बदलेगा। छोटू कहता है अध्ययन की दृष्टि से अविकारी शब्दों को भी चार भागों में बांटा गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। अब कहेंगे हम यहां से थोड़ा सा प्रश्न उठा लेते हैं कि विकारी शब्द को भी चारे भागों में और अविकारी शब्द को भी चारे भागों में क्यों बांटते हैं। छोटू दोनों है जो रूप के आधार पर बांटा गया। जितना काला लोगों की चर्चा होती है जितना गोरा लोगों की भी चर्चा होता है, ठीक है ना, यानी दोनों भाई भाई ना है जी, वो एक काला हो गया गोरा हो गया, बात की बात है। चलिए तो दोनों की जो है ना समान संपत्ति मिलेगी, इसलिए इसको भी चार भागों में बांटा गया है और इसको भी चार भागों में बांटा गया। ओके, आपको जो छोटू नेक्स्ट क्लास में जो है जो शब्द विचार आप पढ़े उसका प्रैक्टिस क्लास चलेगी, और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में संज्ञा की टॉपिक चलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।